अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि हम जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ, फिर कोरोना की बहुत ज़्यादा वबा फैल गई पूरी दुनिया में, फिर वैक्सीन की बातें हुई, तो तब से हमें पता था कि एक दिन वो आएगा जब आपको वैक्सीन शो करना पड़ेगा अपना वैक्सीनेशन का, एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू ट्रेवल। और बास मुमालिक में तो इतनी सख्त पाबंदी की बात की जा रही है या तजवीज़ की गई है कि वैक्सीन का सबूत अगर आपके पास होगा तो आपको पब्लिक प्लेसेस पे जैसे कि शॉपिंग मॉल्स और ग्रोसरी स्टोर्स वगैरह में दाखिल होने की इजाजत होगी। तो ऐसे में जो कंस्पिरेसी थ्योरी है ना, वो कि अल्टीमेटली एक ऐसी बीमारी आएगी और उसके बाद एक वैक्सीन जो पूरी दुनिया में हर एक को लगानी पड़ेगी, वो बड़ी तकवीयत पकड़ रही है और लोग मुजाहिरा भी कर रहे हैं। बिल्कुल मुजाहिरे हो रहे हैं, बल्कि अगर आप यूरोप में देखें, डेनमार्क में तो बाकायदगी से मुजाहिरे हो रहे हैं कि वहाँ एक रिक्वायरमेंट जो है वो लागू होने वाली है, जिसको कहा जा रहा है, समझे कि वैक्सीन पासपोर्ट। तो वो एक पासपोर्ट है, बट ऑब्वियसली इट विल बी ई डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल फ़ोन वगैरह पे होगा, जिसमें ये प्रूफ होगा कि आपने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, कौन सी कंपनी की वैक्सीनेशन करवाई हुई है, कब करवाई थी आपने, उस प्रूफ के साथ ही आप ट्रैवल कर सकेंगे। जैसे कि आपको तो पता अब ये रिक्वायरमेंट काफी बहुत से ममालिक में पाकिस्तानी जब अब भी ट्रैवल करते हैं तो उनको एक पोलियो सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना पड़ता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों। इसी तरह लेटर ऑन वी ऑल नो कि दुनिया में यही शराइत अभी जैसे कि पीसीआर टेस्ट का निज़ाम ऑलमोस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल में तमाम ममालिक पे लागू है, और जब जैसे जैसे वैक्सीन कॉमन होती जाएगी तो वो पीसीआर टेस्ट के बजाय वैक्सीनेशन कार्ड मांगेंगे। जाहिर है कि आप कोविड-19 के लिए वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, बट दिस इज द फ्यूचर। लेकिन इसमें जो होने वाला है ना, आपको पता है कितने मुल्क हैं, गरीब मुल्कों में तो अभी वैक्सीन आई नहीं, हमारे मुल्क में अभी वैक्सीनेशन का कोई नाम नहीं है। तो इसमें कितनी डिस्क्रिपेंसी होगी कि एज ऑलवेज जो ज़्यादा फ्लरिशिंग रिच ममालिक जो हैं दुनिया में, उनकी वैक्सीनेशन हो जाएगी, उनके लिए दुनिया उसी तरह ही चलती रहेगी, और बाकी जो बेचारे पहले ही एग्जाम्प्ट हुए थे वो तो बिल्कुल किसी खाते में नहीं आएंगे। उसके बाद ये निज़ाम लागू करने से पहले कुछ अरसे इंतजार करना पड़ेगा, फॉर अ ईयर और सो, तभी जाहिर है तमाम दुनिया इस पे एक पेज पे आ सकती है। पिछला पूरा साल यूरोप में कोई टूरिज्म नहीं हुई, और अब वो इसी ऑब्वियसली इट्स द इकोनॉमी व्हिच रन्स ऑल दीज डिसीजंस, इसी वजह से ही बनते हैं। तो अब दे आर इन अ हरी टू डू इट, ताकि ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी जो है वो चलना स्टार्ट हो। मोर ऑन दैट लेटर, इसकी बहुत डिटेल्स हैं जो अब आ रही हैं। प्राइवेटली भी कुछ ही अरसे में पाकिस्तान में वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। हम शुरू करते हैं विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। सेनेट इंतखाबात में वही सरमायादार और पार्टी क़यादत के दोस्त यार ही छाए हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तो छोड़े, तब्दीली और मेरिट के दावेदार तहरीक इंसाफ भी रवायती डगर पर ही चलती नजर आ रही है। पाकिस्तान में टेस्ट की गई कैंसिनो बायो वैक्सीन के 75% नताइज मुस्बत, मंजूरी भी मिल गई। अब पाकिस्तानियों को जल्द मिले तो बात बने। So it was David Miller. हाँ, डेविड मिलर। आपको डेविड बैकम तो नहीं याद आ रहा? मुझे बैकम भी याद आ रहा था, लेकिन कुछ चीज मुझे लगा कहीं आपको याद आ रहा है। बहुत से और डेविड याद आ गए थे। अच्छा जी, मोर ऑन दैट लेटर। उस पर हमने इसलिए बात नहीं की क्योंकि अब हम जरा यूज्ड टू से हो गया ना, जीतते रहते हैं, कोई बहुत हमें। खैर हमने क्लीन स्वीप नहीं किया है, 2-1 से सीरीज अपने नाम की है ना। वो भी कोई ऐसा नहीं था कि एक तरफा मैच था, बड़ा डाउटफुल लग रहा था मुझे। बहुत ही अच्छा, ऐसे ही मैचेस होने चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ वो एंड तक आपको जब तक समझ ही ना आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है और कौन जीतेगा, दैट इज ए मैच। अच्छा, हसन अली ने जो पारी की वो तो हमने देखा ही और एंजॉय भी किया, और उसने बड़ा भरपूर किरदार ली थी ना। हाँ, फिर दिखाते ओके फाइन फाइन, देखना पड़ेगा। ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है, और हम सीरीज जीत के हम पार्टी कर रहे हैं। He's a very chirpy guy, आपको पता है ना, और वो माशाल्लाह टिकटॉक पे भी एक्टिव हैं। By the way, I get to see a few of his TikToks, वो बड़ा प्रोफेशनली बेहतरीन तरीके से बनाते हैं जनाब। तो he takes it very serious। अब घुसी गई किसी चीज़ में तो उसको बस तोड़ पहुंचाना है, and that is हसन अली for you। लेकिन फिलहाल हम कुछ और बात कर रहे हैं और आपको बताएं कि वही सरमायादार, वही पुराने चेहरे, वही पार्टी क़यादत के दोस्त यार इस बार भी सियासी जमातों ने सेनेट के टिकट बांटने में मेरिट को देखने की जहमत नहीं की। हर बार ये होता है, तो इस बार डिफरेंट तो नहीं होना था। 3 मार्च को होने वाले सेनेट इंतखाबात के लिए तकरीबन तमाम जमातों ने अपने उम्मीदवार मुंतखब कर लिए हैं, और हर जमात का दावा है कि हमारे पास बेहतरीन लोग हैं।
सलीम मांडवीवाला साहब मेरे साथ खड़े, डिप्टी चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, इस वक्त हैं बल्कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट। फारूक नायक साहब हैं चेयरमैन सेनेट रह चुके हैं, वक्ती सदर रह चुके हैं। शरी रहमान साहिबा हमारी सीनियर CEC की मेंबर है। आप देखिए हमारे लोग ज़रा देख लें, ताज हैदर साहब, जहाँ मेहताब नहर साहब, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, ये जो नाम लें आपको पता है कि कोई उनके जो नाम हैं वो आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद उनके अगर वो लोग वोट ना देना चाहे, आप ये पैसों के इल्ज़ाम पार्लियामेंटेरियंस पे गलत लगाते हैं। इंशाल्लाह ताला 3 मार्च को हम PTI अपनी तमाम वर्कर्स को सामने लाएगी और आप अपनी आंखों से देखेंगे कि हमारे जितने भी लोगों को नॉमिनेट किया गया और टिकट्स दी गई हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेहरे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आवाम के लिए इंसाफ की जमात है। उधर पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई बड़ा सरप्राइज नहीं सामने आया। मुस्लिम लीग नून भी कमोबेश रूटीन के मुताबिक ही चल रही है। अलबत्ता इस बार सैफुल मुलूक खोखर को भी नामजद किया गया है, जिनको हुकूमत लाहौर कब्जा माफिया स्कैंडल के साथ नत्थी कर रही थी। हुकूमत ने लाहौर कब्जा माफिया स्कैंडल में इनका नाम बरमला लिया था। उधर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों बड़ी जमातें अपने पुराने पैटर्न पर ही चलती नजर आईं, लेकिन तब्दीली की दावेदार तहरीक इंसाफ का और उनकी लिस्ट का भी कुछ सरप्राइज देखने को नहीं मिला। इनफैक्ट जितना वैसे व्हाई डिड पीपल एक्सपेक्ट कि इनकी तरफ से कोई सरप्राइज आएगा? ये एक सवाल बनता है ना। ये अब मेरा ख्याल है कि 2.5-3 साल बाद तो ये इस बात पे हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह बाकी रवायती सियासी जमातों ने अपने सेनेटर्स नामजद किए, इन्होंने भी किए। सेनेटर के लिए आपको बता दें, हफीज शेख और बैरिस्टर अली जफर के तहरीक इंसाफ से वाबस्ता होने का सवाल उठा तो डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद के वजीर आजम से जाती ताल्लुक होने का किस्सा भी सामने आया। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर के इंतखाब पर तो इतना वावेला मचा कि आखिरकार तहरीक इंसाफ को उनसे टिकट वापस लेना पड़ गया। चले जी, और फिर नाअहली के केस में फंसे फैसल वाउडा की नामजदगी पर एक तो तहरीक इंसाफ के अपने लोगों का इशू सामने आ गया और फिर PTI सिंध के 3 रीजनल ओहदेदारों ने गवर्नर सिंध को खत में लिखा है कि फैसल वाउडा को सेनेट का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। इस नामजदगी की खुलकर हिमायत हुकूमती इत्तेहादी भी नहीं कर पा रहे। देखिए, किसी की भी सादिक और अमीन होने का फैसला तो या तो अदालतें कर सकती हैं या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। आई एम इन नो पोजीशन। हर सियासी जमात का ये हक है कि वो जिसको चाहे सेनेट के लिए नुमाइंदा बना सकते हैं और लोग यकीनन तायुन करते हैं, वोटर भी देखते हैं, MPs भी, और लोग तायुन करते हैं कि वो कितना बेहतर उम्मीदवार हो सकता है और नहीं। फलकनाज चित्राली की नामजदगी पर तहरीक इंसाफ की तारीफ ज़रूर हो रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि मजमूई तौर पर उम्मीदवारों के इंतखाब में तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों से ख़ुद को मुख्तलिफ साबित नहीं कर पाई है। इसी पे हम बात करते हैं, लेकिन सब लोग क्यों हैरान हैं इस बात कि फैसल वाडा PTI के लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर वहाँ उन पर नाअहली की तलवार लटक रही है तो कहीं खुदा न खास्ता लड़के को घर ना जाना पड़ जाए। लड़के को घर, अव्वल तो लड़का कह के आपने उनको काफ़ी खुश कर दिया होगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सेनेटर साहब, कुछ सरमायादार नज़र आते हैं, कुछ वज़ीर आज़म के करीबी लोग हैं और कुछ वही पुराने चेहरे। तो दीगर जमातों की तरह तहरीक इंसाफ ने जिस तरह सेनेट उम्मीदवार सिलेक्ट किए हैं, आप समझते हैं कि ये मेरिट वाले पार्टी नज़रिए के मुताबिक है या आपके कुछ और तासुरात हैं? मुझे तो जी मुकम्मल तसल्ली है, मुकम्मल इत्मीनान है और मुझे बड़ी खुशी भी है जो मैंने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जब देखी। अब अगर नामों की तफसील में जाऊं तो गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, लेकिन एक आधा नाम तो मैं समझता हूं। आप देख लें सैफुल्लाह नियाज़ी साहब, समझ लें बचपन से वो पार्टी में थे, जवानी उन्होंने पार्टी पे वक्फ की, सही पुराने कारकुन हैं पार्टी के। जिस वक्त से छोटी सी पार्टी होती थी, शिबली फराज साहब खैबर पख्तूनख्वा से, जो वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात हैं, लीडर ऑफ द हाउस, कायदे ऐवान रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त बैकग्राउंड के और मालिक हैं। मुझे अक्सर कहते हैं कि वो हर मैं एक ही कबीले से हैं। आप अगर एजाज चौधरी साहब को देख लें, मैं चीदा नाम ले रहा हूँ, और एक ख़ास तौर पे जो किसी एक आपका है सरमायादार या बड़े कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन को अगर टिकट इब्तदा में अवार्ड हुआ था बलोचिस्तान में, तो उसकी जगह पर वो उस पर फिर पार्टी की तरफ से बड़ा एतराज़ हुआ कारकुनान की तरफ से, और प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन इमरान खान साहब ने उसको मलहूज़ खातिर करते हुए फिर उस पर फैसला तब्दील किया और अगेन एक पुराने कारकुन को जो है वो
जो है। अब आपने खुद ही तस्करा छेड़ दिया है बड़े बिजनेसमैन या सरमायादारों का, तो इतने सारे उम्मीदवारों में हम हफीज़ शेख की बात नहीं करते, बलूचिस्तान वाले अब्दुल कादिर साहब को भी फ़िलहाल जाने दें, जिक्र हो ही गया। लेकिन फैसल वोडा साहब का अहम मसला है। अब एक तासुर तो ये है कि उन पर नाअहली की तलवार लटक रही है, तो उन्हें सेनेट में एडजस्ट किया जाएगा। दूसरा ये भी है कि बुज़रा कहते हैं कि सेनेट में हमें मौसर आवाज़ की ज़रूरत है, यानी वो मौजूदा सेनेटर्स से मुतमईन नहीं। तो आपके ख्याल में फैसल वोडा साहब वाकई इतनी मौसर आवाज़ है उनकी कि सेनेट का निज़ाम उनके बगैर ज़रा अधूरा रहेगा? अगर आप कुछ थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 2015 से पहले तो पीटीआई की सेनेट में नुमाइंदगी ही नहीं थी। फिर वो छोटी सी नुमाइंदगी से शुरू होते हुए 2018 में कुछ दीगर अफराद आए। फिर 2018 के थोड़ा सा और चंद महीने बाद में जब कुछ ज़िमनी इंतखाब हुए तो मुझे भी मौका मिला, सीमी एसडी साहिबा भी आई। सो हम निस्बतन एक नई पार्टी हैं सेनेट में, और इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ अफराद को इस बात पे कोई तहफ़्फ़ुज़ हो कि जी हमारी कारकर्दगी वो नहीं या उस सतह की नहीं रही जो दीगर पार्टियों की रहती है, जो कि बड़े पुराने खिलाड़ी जिन्हें आप कह लें। लेकिन मुझे पूरी तसल्ली है कि अब जो मज़ीद हमारी नफरी आई है और हमारी रीइंफोर्समेंट जो है हमारी, मैं आज आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अभी इलेक्शन हो जाए मार्च में और नए साथी हमारे हलफ बरदार हों, आप हमारी कारकर्दगी सेनेट में देखिएगा। वैसे मेरे नज़दीक तो अभी तक की भी कारकर्दगी बड़ी तसल्ली बख्श है और बड़ी काबिल तहसीन है, हालांकि हमारी तादाद कम थी। इंशाल्लाह अब पीटीआई सेनेट में सबसे बड़ी पार्टी बनेगी मार्च के बाद, जो अब नया पार्लिमानी साल जब शुरू होगा 12 मार्च से, और इंशाल्लाह पार्लिमान में, काबीना में और अवाम के सामने बतौर तर्जुमानों के सबकी ज़बरदस्त हमारी जो है कारकर्दगी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सेनेटर साहब, सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त में इतने लोगों की जगह निकल आई है, तो 2-4 उन मावनीन खसूसी और मुशीरों की भी निकाल लेते जो पार्लियामेंटेरियन ना होने की वजह से वजीर नहीं बन सकते। इस तरह तो ऑब्वियसली उन लोगों को लगेगा कि उनकी नौकरी पक्की नहीं है। तो आप इत्तफाक करेंगे इस बात से? बाकी जो मुआविनीन और जो मुशीरान हैं, एडवाइज़र्स, ये आप बात जहन में रखिए कि आइन में और जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं वफाकी हुकूमत में के उनमें मुकम्मल उनकी गुंजाइश भी है, उनकी इजाज़त भी है। ये बात जो है ज़रूर हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में आई है कि जो अनइलेक्टेड अफराद हैं उनकी कुछ जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं वो महदूद कुछ हद तक कर दिए गए हैं। लेकिन इससे कतई तौर पे इस किस्म का आप जुमला जो आपने अपने सवाल में किया है इस्तेमाल कि जी नौकरी पक्की नहीं है, ये तो मुनासिब या दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर आप एक मुंतखब मेंबर असेंबली के भी हों या सेनेट के भी हों और आप काबीना में हों, तो प्राइम मिनिस्टर का तो किसी भी वक्त इख्तियार ऐसा होता है कि वो किसी को भी रद्दोबदल कर लें, रीशफल कर लें, टीम चेंज कर लें। सो किसी का मुंतखब नुमाइंदे के तौर पे काबीना में आना और वज़ीर या मुआविन या मुशीर या वज़ीर मुमलकत बनना जो है वो कभी भी जो है ये नहीं तसव्वुर किया जा सकता कि ये कोई पक्की नौकरी है। कारकर्दगी अच्छी होगी तो वो जारी रहेगा ओहदा, कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं होगी तो तब रद्दोबदल जो है किसी भी वक्त जो है वो हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब, सेनेट उम्मीदवारों के नाम जो सामने आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और दीगर बड़ी जमातों की तरफ से, उस पर हम ज़रा गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन वो और भी टाइम हमें मिलेगा बहुत सी बातें करने का। अब आगे चलते हैं और कुछ आपको दिखाना है। आपको पता है कि कोरोना वबा के दौरान जहां सबके लिए ज़िंदगी मुश्किल रही, ख़वातीन के लिए हालात हमेशा की तरह ज़्यादा मुश्किल बने। लेकिन इस दौर में भी हर पाकिस्तानी औरत, चाहे वो घर में हो या वर्किंग वुमेन हो, सब ने अपने किरदार से ज़्यादा काम किया। एज़ ऑलवेज ख़वातीन हमेशा ज़्यादा ही, जब ख़ास तौर पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाए, कुछ बहुत मुश्किलात आ जाए, तो वो ज़रूर आगे आगे होती हैं। पाकिस्तानी औरत को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मुहिम शुरू की गई है जिसका मौजू है अनथक, यानी अनटायरिंग। अनथक को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए, इस अनथक को आप अपने घरों में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, क्योंकि
जहाँ हमारी वो ख़वातीन मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही हैं, जो घर से बाहर निकल कर कहीं जॉब करती हैं, कोई बिज़नेस कर रही हैं, किसी तरह सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, प्रोफेशनल्स हैं। वहीं हमारी माएँ और दीगर ख़वातीन जो घरों में बैठ के हुए काम कर रही हैं, वो भी बहुत काम कर रही हैं। और वो उनका काम बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन यहाँ पे जिक्र करना उनका ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उनके काम को वो अहमियत नहीं दी जाती जितनी दी जानी चाहिए। उनके काम को तो बिल्कुल यही समझा जाता है कि दिस इज टेकन फॉर ग्रांटेड, ऑब्वियसली ये तो आपने करना ही था, हालांकि वो फॉर ग्रांटेड वाला काम बहुत ज़्यादा कामों से बहुत ज़्यादा होता है। इट्स वेरी अनटायरिंग, वेरी अनथैंकफुल एज वेल, क्योंकि कोई उसका शुक्रिया भी नहीं करता। वी नीड टू मूव ऑन दो, और हम पौड़ी की बात कर रहे थे ना, तो हसन अली ने भी पौड़ी की ना, हमने पौड़ी सारों ने की है, वीकेंड भी था, तो अपने दोस्तों के साथ बनाई गई महज 4 सेकंड की ये आम सी वीडियो बनाने वाली लड़की, जिनका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, दनानीर। दनानीर सही कहा है ना मैंने इस बार, आई होप नाम सही कहा है। दनानीर मुबीन देखते ही देखते इतनी वायरल हो गई कि ना सिर्फ इंटरनेट पर हर दूसरे शख्स ने उनके मीम्स बना डाले। इसको कहते हैं नेचुरल बॉर्न टैलेंट होना। मतलब जब उसकी वायरल हो गई, मीम्स बनना स्टार्ट हो गए, बाय द वे ये किसी की सक्सेस होती है, जो ये बच्चे आजकल के सारे यंगस्टर्स इस किस्म की जो चीजें निकाल रहे हैं वायरल होने के लिए, जब हो जाती है वायरल, डोंट फील बैड अबाउट इट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। और उसके बाद उनकी एंजॉयमेंट देखें ना, शी I watched a few of her interviews, so she's loving it, absolutely, she's not feeling bad at all about it. अच्छा जी, ये तो यहाँ तक मामला रुका नहीं है, एक्चुअली मुझे लगता है ये कहीं ग्लोबल फिनोमेना ना बन जाए, फाड़ी हो रही है, अक्रॉस द बॉर्डर तो चला ही गया। हमारे क्रिकेटर हसन अली, जिनकी वीडियो हमने दिखाई भी, दोबारा से हम आपको दिखा देते हैं कि क्रिकेट टीम तक भी ये बुखार पहुंच गया, और उन्होंने भी इसी तरह से सेलिब्रेट किया कुछ। टीम है और हम सीरीज जीत के हम फाड़ी कर रहे हैं। ये मैं हूँ, ये मेरी टीम है और हम सीरीज जीत के हम फाड़ी कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कहाँ? इसके अलावा पॉप बैंड एक्सेंट और भी कुछ गुलकार हैं, इन्होंने भी ऐसे मज़ाहिया अंदाजों में इसी वीडियो को दोबारा पेश किया। अनलिमिटेड वर्जन्स ऑफ दिस वीडियो आ चुके हैं, और सबसे मजे का मुझे वो लगता है, वो जो एक लड़का सड़क पे खड़ा हुआ है ना, ये पहले देखिए। अकेला पौड़ी कर हाय, दिस इज एक्सेलेंट, ये बर्फ है और मैं पार्टी कर रहा हूँ। फिर भी इनके मुंह से पौड़ी निकला ना, ये बात नहीं है, जो पौड़ी नहीं कह सकता। वो नौजवान सबसे मजे का था कि वो जो सड़क पे गाड़ी खराब थी ना, जिसकी वो कहते हैं ये मैं हूँ, ये मेरी कार यहाँ ख्वारी हो रही है, तो वो ऐसे बहुत से बड़े मजे के बारे जो ऑब्वियसली हम टीवी पे बहुत से नहीं दिखा सकते, बट सम वर रियली फनी। इसके साथ ही हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। कल के मैच की दोबारा से बात करते हैं। एक सनसनीखेज मुकाबला, एक मुश्किल दिन, लेकिन पाकिस्तान ने खींच तान कर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज 2-1 से जीत ली है। मेरा एतराज ये है कि जब जीत ही गए तो खींच तान वगैरह बस जीत गए, या तो जीतते या हारते, जीत गए तो अब बीच में इतना पोस्टमार्टम करने की क्या जरूरत है? मैं सिकंदर वक्त वाली टीम में हूं, मैं कहता हूं कि ठीक है, यू शुड नॉट बी कैरिड अवे विद द जीत, और कुछ सबक भी हासिल करने चाहिए कि जनाब इतना खींच तानने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। खैर, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज तो हमने जीत ली, एक मरतबा फिर टीम वर्क नजर आया, तो बात बनी। सीरीज का तीसरा मैच भी लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में था। मैच के इब्तिदाई से पाकिस्तानी बल्लेबाजों और बॉलर्स की बात करें तो पाकिस्तानी बॉलर्स ने मेहमान टीम पर अपना दबाव बना लिया था। खास तौर पर पहला मैच खेलने वाले लेग स्पिनर जाहिद महमूद, उस्मान कादिर, मोहम्मद नवाज ने जनूबी अफ्रीका की बैटिंग की कमर तोड़ कर ओके, सिकंदर वक्त हमारा इंतजार कर रहे हैं, और चूंकि आप कह ही रहे थे कि वो कहते हैं कि जीत भी जाए तो फिर भी हमने देखना है वो हाउ कुड वी हैव डन इट बेटर, और वाकई ये जीत तो जरा मुश्किल से ही हुई है। सिकंदर, हाउ आर यू, और क्या तासुरात हैं आपके इस जीत के हवाले से? क्या जीत मना लें या फिर अभी बहुत सी चीजें हैं जो बीच में हमें देखनी चाहिए? नहीं, देखिए, जीत तो मनानी चाहिए, व्हाई नॉट। देखिए, खींचतान की ही जीत होती है, ये थोड़ी होता है कि दूसरी टीमें जो हैं वो खेलने नहीं आई हैं, वो आपसे लड़ेंगी नहीं, वो लड़ती हैं, मजा आता है, और इसी किस्म के मैचेस में मजा आता है। अब इसमें थोड़ी मजा आएगा कि पाकिस्तान 200 करता उनको 100 पे आउट करता, उसका मजा नहीं है। देखिए कितना मजेदार मैच हुआ कि हमारे स्पिनर्स ने उनके 7 लड़के 65 पे आउट कर दिए, 7 लड़के 65 पे, 6 स्पिनर्स ने आउट कर दिए। फिर उन्होंने फाइट बैक की, मिलर ने क्या जबरदस्त बैटिंग की है, क्या पावर हिटिंग दिखाई है कि जनाब कमाल कर दिया उसने। 8 ओवर में 99 रन बना, 12 ओवर में 99 रन बना दिए। आप मुझे बताएं, इससे अच्छी क्रिकेट कहां देखने को मिलेगी? जबरदस्त परफॉर्मेंस दोनों तरफ से, हमारे स्पिनर्स की तरफ से, फिर मिलर की तरफ से, और इससे अच्छा क्या हो सकता है? इट्स
एक्सीलेंट मैच। मैं कहता हूं कि पूरी सीरीज ही बड़ी जबरदस्त हुई T20 की, वो पाकिस्तान और उसकी। मगर वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि उसमें फिर भी हमें ये देखना चाहिए कि देखें हम जीत गए। जरा पॉइंट कर लेते हैं सिकंदर, हमने कुछ लड़कों की बड़ी बात हुई है, जरा पिन पॉइंट करके बात कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात है, हम जीत गए, बट व्हाट्स नेक्स्ट? एक तो ये, दूसरा ये कि चंद लड़कों की चले बात हो गई, रिजवान की जबरदस्त सबने तारीफ की, तारीफ पे कंट्रोवर्सी भी बन गई, लेकिन और कितने लड़के हैं? खुशदिल हैं, इफ्तिखार हैं, हुसैन तलत हैं, और भी, इफ आई एम मिसिंग आउट समबडी तो आप बताएं। हमने आसिफ अली हैं, हमने इनको ट्राई किया था, तो आपको कैसी लगी इनकी परफॉर्मेंस? देखिए, अगला जो हमारा मार्का है ना, वो साउथ अफ्रीका में है अप्रैल में, और वो बड़ा मुश्किल होगा, टफ होगा, इसलिए कि वहाँ की पिचें होती हैं फास्ट। हमें जो प्रॉब्लम आ रही है, एक तो पहले आपने रिजवान की बात की, विदाउट एनी डाउट इतना जबरदस्त वो खेल रहा है, अल्लाह उसको नजर ना लगाए। वो इसी तरह अफ्रीका में खेल रहे, बहुत ही जबरदस्त खेल रहा है, तो वो तो स्टार हो गया। हसन अली स्टार हो गए, उन्होंने भी कम बैक करके जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग कर दी, हमारे स्पिनर स्टार हो गए। मगर जो असली मसला आ चुका है, वो आ चुका है कि हमारे बैट्समैन कौन है। हमारे पास बैटिंग नहीं मिल रही। अब बैटिंग के अंदर हमारे पास जो बेस्ट चॉइसेस थे कि खुशदिल को खिलाया, इफ्तिखार को खिलाया हमने, फिर हुसैन तलत को खिलाया, कल आसिफ को खिलाया, दे ऑल फेल्ड। तो अब कौन आएगा? एक तो हफीज आ जाएंगे बीच के अंदर, इसलिए कि वो नहीं खेल सके थे, T10 खेलने के, कोविड हो गया का इशू था, वो एक डेट थी उस पर वो नहीं आ सके, चले वो आ जाएंगे। फिर भी तो हमें लड़के चाहिए जो अंदर आके बैटिंग करें। तो अगर सपोज करे, अल्लाह ना करे, जब अगर बाबर और रिजवान फेल होते हैं तो फिर नीचे तो किसी ने रन ही नहीं किए हुए। तो ये एक इशू है जिसको हमने सॉर्ट आउट करना है, और ये PSL होगा, उसके अंदर आप अच्छे लड़के ढूंढें, उनको खिलाएं, ताकि कोई नया या फिर कोई पुराना, कोई मुझे तो नजर नहीं आ रहा हफीज के अलावा जो फॉर्म में, फकर जमान भी है मगर वो भी 18 मैच में उन्होंने 200 से ज्यादा रन नहीं किए, उनका भी एक डाउट क्वेश्चन मार्क है उनके सामने। उसके अलावा हमारे पास लड़के नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड बैट्समैन, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ वी हैव टू फाइंड बैट्समैन, तो PSL में आपको लगता है कि हमें कोई मिल जाएगा? अब तो लाइक इट्स द पार्टी इज अबाउट टू बिगिन। पार्टी देखिए, वो तो कुछ कह नहीं सकते ना कि जब मैच शुरू होंगे उनमें से अगर कोई किसी में झलक नजर आई, किसी में ऐसा नजर आया कि ये बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है, तो आप उसको पिक कर सकते हैं। दानिश अजीज एक लड़का है, उसको अभी तक मौका नहीं मिला, अब उसको खिला सकते हैं। मगर देखिए, फ़हीम अशरफ इज अ वेरी गुड बैट्समैन, वो अभी बहुत अच्छी फॉर्म में, मगर कल उसने आखिरी ओवर में 25 रन दे दिए, तो उसकी बॉलिंग जो है वो क्वेश्चन मार्क आ गया उसके सामने कि क्या वो बॉलिंग इतनी अच्छी कर सकता है कि उसको ऑलराउंडर। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमारी मैनेजमेंट को काम करना पड़ेगा और लड़के ढूंढने पड़ेंगे ड्यूरिंग दिस PSL। अदरवाइज बहुत बहुत मुबारक, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान T20। आई एम श्योर ये जो पूरी सीरीज है वो बहुत ही जबरदस्त गई है और सब ने एंजॉय की होगी। अच्छा सिकंदर, when we all look forward to PSL, क्योंकि अब 5 दिन तो रह गए हैं, PSL का सारा जो मेला जिसको कहते हैं सजने वाला है, इट्स अ लॉट ऑफ फन। ऑब्वियसली आवाम जो है वो बहुत एंजॉय करेगी, देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट, लेकिन इन ऑल सीरियसनेस प्रोफेशनली अगर देखा जाए तो PSL से हम क्या ढूंढ रहे होते हैं? न्यू प्लेयर्स, दैट्स इट। देखिए, एक तो एक बहुत बड़ा इवेंट है पाकिस्तान के लिए जिसने हमारी क्रिकेट को जो है ना दोबारा रिवाइव कर दिया है। बहुत बड़ा इवेंट है जिसमें सारे फॉरेनर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। एक तो ये चीज हो गई नंबर 1। नंबर 2, जो एक सिक्योरिटी का खदशा था वो टाल दिया हमारी एजेंसियों ने, उसको बहुत खूबसूरती से। अब तीसरी चीज जो आपने कही, ऑब्वियसली वी लुक फॉर द न्यू टैलेंट। इसके अंदर मौका मिल जाता है, सब बहुत क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं, तो यह चांस के उसमें से बच्चों को पिक कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। अगर पिक भी नहीं करते, आप उनको आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, इसका चांस बन सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे लिए, और जो हर साल होता है और होगा इंशाल्लाह सारी जिंदगी। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लड़कों को आइडेंटिफाई करें। Right. All right. So it's very important to identify the new talent. बहुत शुक्रिया। लेकिन क्विकली हम आपसे पूछ लें कि ओपनिंग सेरेमनी वगैरह जो है, अब इत्तलात क्या कंफर्म ही है कि इस्तांबुल में रिकॉर्ड होगी और फिर रिकॉर्डेड पेश की जाएगी? So do you have any information regarding that, Sikandar? मैंने भी देखें जी, हमारे जियो के रिपोर्टर्स थे, उन्होंने ये बार बार मुझे कोई एक हफ्ते से ये बता रहे हैं कि जी इसकी रिकॉर्डिंग कहीं और हो रही है, कुछ पोर्शन वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ यहाँ हो रहा है। मेरे ख्याल से जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं इस पूरे इवेंट को, वो शायद पड़ोसी मुल्क से हैं, तो उनको यहाँ लाकर करवाना, और कोविड के अंदर तो उन्होंने सोचा कि इसको बाहर करें। पिछली दफा आपने देखा था कितना बड़ा मैसअप हो गया था, पिछली दफा भी उन्होंने किया था।
बड़ा बुरा किया था उन्होंने। तो बिल्कुल उन्होंने किया तो फेल हो गया था। हाँ, तो वी लुक फॉरवर्ड टू सम ग्रेट एंटरटेनमेंट। इस दफा वो चाहते हैं कि रिकॉर्डेड करके चला हम जरा कोशिश करेंगे कि बेहतरीन और वैसे भी अब तो दुनिया बदल चुकी है, अब एवरीथिंग इज, आपको पता है कि ग्लोबली कोरोना ने क्या तहलका मचाया है, तो लिहाजा हर चीज रिकॉर्डेड हो और चंद ही मुल्क खुले में है ना जहां पे काम स्केल पे हो। तो फ्राइडे को हमने आपको, ये हमारा शक था उस वक्त कि ये कहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या हो रहा है, लेकिन अब वो जरा बिल्कुल फ्राइडे को जाते जाते हमें उसी वक्त खबर पहुंची थी तो हमने जिक्र कर दिया था, बट नाउ इट फील्स लाइक कि ये वाकई हो रहा है। सो इट इज बीइंग रिकॉर्डेड इन Istanbul. वेलकम बैक जी। आप में से बहुत से लोगों को हमने बताया हुआ है पहले कि एक बड़े अरसे से, जब से कोविड-19 वैक्सीन से पहले की बात है, जब बीमारी आई है, तब से पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं कुछ वैक्सीन्स के, और उसमें से बाय द वे मेरे भी कुछ जानने वालों ने ट्रायल्स में ये वैक्सीन लगवाई और उनकी एंटीबॉडीज फिर बन भी गई। अच्छा, इट इज वेरी सक्सेसफुल। आपको बताएं कि पाकिस्तान में टेस्ट की गई वैक्सीन कैंसिनो, नहीं क्या नाम है इसका, कैंसिनो बायो इसका नाम है। कैंसिनो बायो के हौसले अफजा नताइज ने सबको हैरान कर दिया है। उम्मीद है कि वैक्सीन जल्द हर पाकिस्तानी तक पहुंचाई जाएगी। और चीनी कंपनी है जी, चाइनीज़ कंपनी की इस वैक्सीन की टेस्टिंग पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कई माह से जारी थी। चंद दिन पहले ही ऐलान हुआ कि इस वैक्सीन से 75% मुस्बत नताइज मिले हैं जो दीगर वैक्सीन के मयार के ही हैं, और इस वैक्सीन को रखना भी दीगर वैक्सीन की निस्बत ज़्यादा आसान है और इसकी सिर्फ एक ही डोज लगती है। अहम यह है कि 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद के लिए भी इसे मौसर पाया गया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इस वैक्सीन के एमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है। सो दिस इज़ अ ग्रेट डेवलपमेंट। अब जिन जगहों पर कैंसिनो बायो वैक्सीन के ट्रायल्स हुए हैं, इनमें डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी भी शामिल है। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान हमारे साथ है, उनसे पूछे थे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहते हैं, कैंसिनो बायो वैक्सीन की मंजूरी दे दी गई है, बताया जा रहा है कि बड़े ज़बरदस्त नताइज मिले हैं, तो आप इन ट्रायल्स को खुद देख रहे थे, कितनी टेस्टिंग की गई है और क्या नताइज मिले कि आप लोग इतना मुतमईन हैं कि दिस इज़ द राइट वैक्सीन फॉर अस? ये ट्रायल पाकिस्तान में काफ़ी देर से चल रहे थे और तकरीबन 30,000 से ज़्यादा इसमें शरीक लोग, मरीज या जिनको ये वैक्सीन दी जा रही थी, ये मौजूद थे। अभी ये इसके इंटरम रिज़ल्ट जो आए हैं वो काफ़ी हौसला अफजा हैं और तसल्ली बख्श हैं, और 75% से बेहतर एफिकेसी मिली है अब तक जितने ट्रायल हो चुके हैं उसमें से। और उसमें ये काफ़ी अच्छी वैक्सीन है क्योंकि ये एक तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में ट्रायल हुई है। अब तक के जो पहले वैक्सीन थे उसके भी नताज अच्छे थे, लेकिन वो पाकिस्तान में ट्रायल उनका नहीं हुआ था। तो ये इसकी अहम खूबी है कि ये पाकिस्तान में ट्रायल हो चुके हैं और इसके नताइज 75% से ज़्यादा अब तक मिले हैं। तो यकीनन 50% से जो ज़्यादा एफिकेसी वाली वैक्सीन होती है वो WHO के मुताबिक कारामद होती है, तो ये 75% से ज़्यादा बेहतर है। बल्कि सीवियर डिजीज़ जो है वो 90% से ज़्यादा मरीज़ों में इसने सीवियर डिजीज़ से बचाया है, तो ये काफ़ी हद तक अच्छी वैक्सीन है। डॉक्टर साहब, कैंसिनो बायो वैक्सीन मुल्क में आने वाली दीगर वैक्सीन से किस तरह मुख्तलिफ है, या यूँ कह लें कि इनसे बेहतर कैसे है? 2-3 वजूहात है जिसकी वजह से इसको हम तक़वियत देते हैं कि ये हमारे हालात के हिसाब से बेहतर वैक्सीन है। एक तो ये कि ये सिंगल डोज वैक्सीन है, बाकी अब तक जितने वैक्सीन हैं उनके कम से कम 2 डोज लगानी ज़रूरी हैं। तो इनके सिंगल डोज होने की वजह से, क्योंकि एक बंदे को एक बार वैक्सीन लग गई तो दोबारा उस बंदे को वापस आना कि उसको दूसरी डोज लगे एग्जैक्ट उस टाइम के बाद, तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये क्योंकि सिंगल डोज वैक्सीन है तो एक बार लगाने से वो काम हो जाता है और वो बंदा प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो एक तो इसकी ये खूबी है कि सिंगल डोज है। दूसरा, इसकी एफिकेसी काफ़ी बेहतर है, जिस तरह मैंने बताया कि 75 से लेकर 90% के बीच में इसकी एफिकेसी है। और तीसरा ये कि जो इसका टेम्परेचर है मेंटेनेंस का वो भी आसान है और उसके लिए कोई ख़ास एक्स्ट्रा लो टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आम फ्रिज और फ्रीज़र में इसको महफूज रखा जा सकता है। तो ये 3 वजूहात की वजह से ये काफ़ी अच्छी वैक्सीन समझी जा रही है। डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली अब हुकूमत की कोशिश तो होगी कि जल्द अज जल्द वैक्सीन पाकिस्तान लाई जाए। आप बराह रास्त इस मामले में शामिल रहे हैं, आपके ख्याल में कितना वक्त लग सकता है इस वैक्सीन की एक बड़ी मिकदार पाकिस्तान लाने में? कैंसिनो बायो की फैक्ट्री, ये भी हम आपसे पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली नहीं होगी, तो ये वैक्सीन यहाँ तैयार होना, पाकिस्तान में तैयार होना भी मुमकिन है?
ये यहाँ तैयार तो नहीं हो सकती क्योंकि वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए बड़े पैमाने पे ज़राए और ज़रूरियात होती हैं, तो पाकिस्तान में फौरी तौर पे अवेलेबल वो नहीं हो सकती। लेकिन ये चाइना में क्योंकि बनी वैक्सीन है और यहाँ पे ट्रायल हो चुके हैं और पहले से एक सिस्टम मौजूद है, तो यकीनन ये बहुत जल्द मेरे ख्याल में मार्च और अप्रैल तक ये बड़ी तादाद में पाकिस्तान में इसका आमद मतवक्के है और इसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि पाकिस्तान में ये वैक्सीन ना आ सके। थैंक यू डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद थे। और सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अहम बात और सबसे अच्छी बात इस वैक्सीन की है कि इसकी एक डोज लगेगी और हमारे लिए ज़्यादा मौजू इसलिए भी है बिकॉज You look at the size of our population. हाँ, तो एक ही लग जाए और एक भी लग जाए सबको तो बड़ी बात है। लेकिन हर एक इंसान को ये वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी लोग जो कुछ भी तबका है वो ना बचे। Everybody should put this vaccine. अभी हम एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद this is going to be a headline break. Okay. वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप में से बहुत से लोग एक्साइटेड हो गए हैं जब से उन्हें पता लगा है कि 65 साल से ज़ायद जो उम्र के लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। दोबारा से हम बता दें इन केस यू हैव मिस्ड इट, असद उमर साहब ने अभी ऐलान किया अपने ट्विटर हैंडल पे, उन्होंने कहा जी मार्च से ये जो बुजुर्ग अफराद हैं इनको वैक्सीन लगने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इसके लिए तमाम लोग, तमाम नौजवान बुजुर्ग जो हमें देख रहे हैं, जो खुद मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके बच्चे सुन लें, उनके रिश्तेदार सुन लें कि आपने 1166 पर अपने बुजुर्गों का शनाख्ती कार्ड नंबर SMS कर देना है। SMS पे लिखना है शनाख्ती कार्ड नंबर और 1166 पे भेज देना है और दैट इज ऑल यू हैव टू डू। उसके बाद आपको कॉल आ जाएगी, मैसेज आएगा, आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको फिर इंफॉर्मेशन सारी पहुंच जाएगी कि किस तरह ये लगनी है, कहां आपने पहुंचना है। दैट वो मरहला कम्स लेटर। लेकिन सबसे पहले तो ये करें कि अपने घर के सारे जो बुजुर्ग हैं उनके ID कार्ड नंबर्स ले लें और आपने 1166 पे इसको SMS करना है और इंशाल्लाह जल्दी सारा मामला जो है शुरू हो जाएगा। और फिर बुजुर्ग करवाएंगे, फिर पता नहीं हमारी बारी वैसे कब आएगी। लेकिन शुरू में भी हम पिछले घंटे के शुरू में भी आपको बता रहे थे ये एक रिक्वायरमेंट बनने वाली है। ये चीज़ ऑलमोस्ट बन चुकी है बाकी दुनिया में, तो जहां जब आप वैक्सीन करवा लेंगे तो वैक्सीन को आपको प्रूव करना होगा। कहीं भी ट्रैवल करना है आपने तो वो प्रूव करना होगा, विच विल बिकम अ काइंड ऑफ ए पासपोर्ट कहा जा रहा है। वैसे होगा आपके फ़ोन में, ई डॉक्यूमेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट होगा, आपके फ़ोन में होगा, वो आपको दिखाना होगा, वरना आप कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ हाउ इट विल बी। और भी बहुत सी मेरे ख्याल है बुजुर्ग तो बाहर घूमने चले जाएंगे और बाकी आवाम यहीं रह जाएगी। ये वैसे वो अच्छा बदला होगा बुजुर्गों की तरफ से। ये तो खैर एनीवे हम मजाक कर रहे हैं। हमारे पास बहुत कुछ बताने के लिए, लेट्स बिगिन विद दिस हावर्स टॉप स्टोरीज। वज़ीर आज़म समझते हैं 5 साल बाद इंतखाबात का तरीका ठीक नहीं। दुनिया के जमहूरी मुल्कों में तो यही निज़ाम राइज है। वज़ीर आज़म के जहन में कौन सा निज़ाम है वाज़ेह होना चाहिए। कराची में कॉलेज की 16 साला तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती का मामला किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस को रिवायत से हटकर कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी। और ACCA के इम्तहानात में दुनिया में पहली पोजीशन ली, मगर सोशल मीडिया पर कहीं जिक्र नहीं। ज़ारा नईम कहीं मायूस तो नहीं, पूछेंगे। लेकिन आपको पता है कि कोई भी नौजवान लड़का हो या लड़की, और पर्टिकुलरली लड़कियां, कोई भी काम हो जिसमें उन्होंने अचीवमेंट हासिल की हो, जियो पाकिस्तान पे उनका तस्करा जरूर होता है। दैट इज वेरी ट्रू। और बाय द वे आप कह रहे थे कि किसी ने जिक्र नहीं किया ज़ारा नईम का। आई एक्चुअली फाउंड आउट अबाउट ज़ारा नईम थ्रू सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे जहाँ पौड़ी हो रही थी वहाँ बहुत सी और चीज़ें भी हो रही थी। बस देखना होता है आपको और उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंस मांगती है। जैसे कि ये तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कोई ऑफेंड होने वाली बात है। वो एक एंटरटेनमेंट एलिमेंट है, लेकिन जाहिर है कि ज़ारा की तो खैर एक अचीवमेंट है, देयर इज नो कंपैरिजन, जस्ट सेइंग कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जाहिर है कि इन लोगों को भी उसी तरह से, हम उस तरह से तो नहीं, लेकिन इनको भी बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने की जरूरत है। इनको जरा हट के सेलिब्रेट करना है ना, जरा सीरियसनेस का इसमें। तो हम वो आज यहाँ करेंगे, लेकिन पहले बता दें कि वज़ीर आज़म साहब के ज़हन में क्या चल रहा है। अब ये हमें भी नहीं पता, ये हम जानना चाहते हैं। ये इंट्रीग्ड टू नो दैट। वज़ीर आज़म इमरान खान लॉन्ग टर्म पॉलिसी साजी में इंतखाबात को रुकावट अपैरेंटली समझते हैं। एक से ज़ायद बार इसका इजहार कर चुके हैं। इनके जहन में जमहूरियत का
और क्या खाका है ये वाजे नहीं है। मुंतखब वज़ीर आज़म को ये भी वाजे कर देना चाहिए सर्टनली कि what is the alternative what exactly he has in mind। आपको बताएं कि आईन पाकिस्तान के तहत हुकूमत की मुद्दत 5 साल है, जिसके बाद आम इंतखाबात के जरिए नई हुकूमत का इंतखाब होता है। दुनिया में जहाँ जहाँ जमहूरियत है कमोबेश यही निज़ाम है, लेकिन वज़ीर आज़म को इस सिस्टम में बड़ा झोल नज़र आता है। सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। हमारा जो मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ वो ये कि डेमोक्रेसी के अंदर जो हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता था, इस इलेक्शन की वजह से लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हुई। तो हमारा बदकिस्मती से क्या हुआ, 5 साल की टर्म होती है, कोशिश ये होती है कि 5 साल के बीच में जो भी चीज़ कंप्लीट हो जाए ताकि पब्लिक को दिखाएं, फिर बहुत ज़्यादा अरबों रुपया इश्तिहारों पे खर्च करें और फिर उसके ऊपर इलेक्शन जीत जाएं। हम जब ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शन आता है, तो बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट्स हैं वो सिर्फ 5 साल का सोचती हैं कि जी 5 साल में जो चीज़ नज़र आ जाए ताकि अगले इलेक्शन में हम उसको इश्तिहारात दे के तो उसके ऊपर इलेक्शन जीत जाए। लेकिन जो मुल्क के मुस्तकबिल हैं वो कभी 5 साल की प्लानिंग से नहीं बनते, वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्लानिंग से एक मुल्क की सही माने में तरक्की होती है। और जो आज चाइना की जो एक मिरेकल ही कह दें, ये जो चाइना के अंदर हुआ, ये कभी भी दुनिया की तारीख में इतनी तेज़ी से किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की, और उसका राज ये है कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। वैसे वज़ीर आज़म साहब कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे थे जहाँ तवातुर के साथ जब से पाकिस्तान बना है हमेशा जमहूरियती नाफिजुल अमल रही और वही इलेक्शन होते रहे और मुंतखब वज़ीर आज़म सर्व करते रहे? इज़ दैट अनदर पाकिस्तान दैट ही थिंक्स ही इज़ लिविंग इन? नहीं, वो वैसे अपना विजन बता रहे थे कि रुकावट हो जाती है, 5 साल इज़ नॉट इनफ कि जब आपने कोई तरक्याती प्रोग्राम स्टार्ट किया हो फिर आपको बीच में वो रोकने पड़ जाते हैं। पाकिस्तान में तो कितने हुक्मरान हैं जो बरस बरसर इक़्तिदार रहे। हाँ, बट दैट्स वो खुद अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना। वी आर नॉट सिटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर टू हैव दिस डिस्कशन और डिबेट। और इसी तरह आपको बता दें कि इसी तरह कुछ अर्सा पहले वज़ीर आज़म ये भी कह चुके हैं कि इलेक्शन जीत कर आने वालों को हुकूमत में आने से पहले तैयारी का वक्त मिलना चाहिए, और उनके ख्याल में 2018 में तहरीक इंसाफ हुकूमत संभालने के लिए तैयार नहीं थी। तो मैंने अब जब अपने आप को देखता हूँ तो हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। तो एक तो मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ कि कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है, उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। चलो, मे बी दैट्स अ वर्केबल सजेशन एंड इट्स ग्रेट एंड इट्स वेरी बिग ऑफ हिम कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जनाब हमारी 2018 में भी एज सच तैयारी नहीं थी और हमें समझने में टाइम लग गया। खैर, वज़ीर आज़म के ऐसे ही बयानात हैं जो थोड़ा कंफ्यूज लेकिन हमें साथ साथ करते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान में जमहूरियत का एक ज़बरदस्त निज़ाम देखना तो चाहते हैं, लेकिन वो निज़ाम कौन सा हो? अब ये तस्वीर खुलकर बयान नहीं कर पा रहे हैं, या ये तसव्वुर जो हैं हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या होना चाहिए। समझने की फिर कोशिश करते हैं। सीनियर तजियाकार शहजाद इकबाल जो है वो हमारे साथ है। शहजाद, वज़ीर आज़म, हम तो बड़ी स्पेकुलेशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप बताएं कि वज़ीर आज़म जब ये बात करते हैं कि हर 5 साल बाद इलेक्शन आना पॉलिसियों के तसलसल में रुकावट बनता है, तो लगता है कि वो इस निज़ाम से खुश नहीं है, और फिर हम सोचते हैं कि ऑल्टरनेटिव क्या वो सजेस्ट करें। तो इन मसाइल का हल क्या हो सकता है आपके ख्याल में? वज़ीर आज़म चाहते क्या हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि वज़ीर आज़म चाहते क्या हैं, क्योंकि वो चाहते तो थे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना, वो बन गए और कहा कि हम पाकिस्तान को मदीना की रियासत बनाएंगे। लेकिन जब वो मिसाल देते हैं तो कभी चाइना की देते हैं, और चाइना में हमें पता है कि बराए नामी जमहूरियत है, 1 पार्टी सिस्टम है, और इसीलिए वहाँ पे एक तवील अरसा मिलता है एक ही पार्टी को। फिर कभी वो टर्की की मिसाल देते हैं। अब टर्की में अर्दोआन जब प्राइम मिनिस्टर थे तमाम इख्तियारात उन्होंने अपने पास रखे हुए थे, अब सदर हैं तो इख्तियारात सदर को मुंतकिल कर दिए गए वहाँ पे। इसी तरह मलेशियन मॉडल की कभी वो बात करते हैं जहाँ पे महातीर साहब को एक लंबा अरसा मिला।
तो वो मिसालें तो इन ममालिक की देते हैं जहाँ पे हमें कोई आइडियल जमहूरियत नहीं नज़र आती है या फिर वहाँ पे निज़ाम तब्दील कर लिया जाता है, जैसे मैंने टर्की की मिसाल दी। तो इसलिए कहना मुश्किल है कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या है। यही तो हम भी कह रहे थे कि कहना मुश्किल है कि वो क्या चाहते हैं। शहजाद, तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आने का नारा ही ये था कि वो दिनों में मुल्क को बदल कर रख देंगे, 90 दिन, 30 दिन, इस तरह की डेडलाइंस थी। अब यही नारा इलेक्शन में बार बार दोहराया भी गया था। आपकी नज़र में क्या उस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदाजे गलत थे और सब वादे पूरे करना मुमकिन नहीं है, या फिर या हुकूमत में आने के बाद टीम का चुनाव ऐसा हुआ कि वादे पूरे ना कर पाई हुकूमत? देखिए, अंदाजे इस लिहाज से तो गलत थे कि इतने कम अरसे में वो बड़े बड़े काम करना चाहते थे, रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। मिसाल के तौर पे 90 दिन में करप्शन ख़त्म कर देंगे, मुल्क का कर्जा उतार देंगे फौरी तौर पे जैसे ही हम आएंगे। ये दावे, ये काम हो सकते हैं, लेकिन जो टाइम स्पैन उन्होंने इसके लिए दिया था, 100 दिन का प्लान, 3 महीने, 6 महीने, ये अनरियलिस्टिक था। जैसे एक ज़माने में शहबाज शरीफ कहते थे कि 3 महीने में, 6 महीने में बिजली के मसाइल हल कर देंगे। नून लीग को 5 साल लगे वो मसले हल करते करते। तो टाइम फ्रेम मेरे ख्याल से अनरियलिस्टिक था। लेकिन अब ये वज़ीर आज़म को भी समझ आ गई है और उनकी टीम को भी पता चल गया है कि एक तो आपको अच्छी टीम चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया कि टीम अच्छी होगी तो ही डिलीवरी होगी। और ये जो काम है और ख़ासतौर पे जो रिफॉर्म्स के काम है वो जो है इतने शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकते, उसमें वक्त लगता है। हमारे यहाँ एक सिस्टम है, उस सिस्टम को तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। तो मेरे ख्याल से पहले जो उनकी बातें थी, पॉलिटिकल स्लोगन्स थे और एक पॉपुलिस्ट उनका व्यू था, लेकिन अब मेरे ख्याल से उनको भी अंदाज़ा हो गया है कि ये काम इतना जल्दी होने वाले हैं नहीं। अब शहजाद ये भी बता दें कि अब हुकूमत भी अब भी हुकूमत के पास कम से कम 2.5 साल तो ऑलमोस्ट बाकी हैं, तो क्या आपकी नज़र में इतना वक्त है कि तहरीक इंसाफ आज भी अपनी सिमत अगर दुरुस्त करे तो इंतखाबी वादे पूरे कर सकती है, या देर हो गई है अब 2.5 साल, या फिर ये ना सुनना पड़े ना कि 5 साल काफ़ी नहीं है? देखिए, सिमत तो दुरुस्त कर सकते हैं और थोड़ी बहुत मुझे लगता है कुछ इश्यूज़ पर सिमत बेहतर भी हुई है, लेकिन क्या जो रिफॉर्मिस्ट एजेंडा था वज़ीर आज़म इमरान खान का वो आने वाले 2.5 साल में मुकम्मल हो सकता है, अचीव हो सकता है? मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। अब जितना टाइम रह गया है उस पर फायर फाइटिंग हो सकती है, जो गलतियां की हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। आप अपने रिफॉर्म्स हर शोबे में नहीं ला सकते जिसका आपने एक प्लान बताया था या जिसको अपने मैनिफेस्टो में आपने लिखा था। और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि जो पहले साल की कारकर्दगी थी तहरीक इंसाफ की वो बड़ी मायूसकुन थी। ख़ास तौर पे इकॉनमी को लेके फैसले बर वक्त नहीं किए, IMF पे टाइम में नहीं गए, और वो जो डिले हुआ उसकी वजह से जो सारा काम जो आप पहले साल में कर सकते थे वो आपने दूसरे साल में आकर करना शुरू हुए। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। टाइम उस पर काफ़ी लूज़ हुआ, फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से मईशत सुखड़ी, बंद करना पड़ा, लॉकडाउन करना पड़ा, बिजनेस हर्ट हुआ। तो मेरे ख्याल से वो वक्त काफ़ी हद तक निकल गया है। तो यहाँ से फायर फाइटिंग कर सकते हैं, अपने गलत फैसलों को दुरुस्त कर सकते हैं, एक बेहतर सिमत दे सकते हैं, लेकिन जो इतने एक पूरी फहरिस्त थी रिफॉर्म्स की वो एजेंडा अब मुकम्मल करना इन 2.5 सालों में मुश्किल लगता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आवाम को नजर आएगा कि आपकी सिमत दुरुस्त है और जो आपने काम किया है वो आगे जाके और मजीद बेहतर हो सकता है, तो शायद आवाम आपको वोट दे दे। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल, और आपने भी एक्सप्लेनेशन दी, लेकिन वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड वंस अगेन के वज़ीर आज़म क्या कह रहे थे और क्या। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जितनी बार हिंट्स ऐसी दे चुके हैं, कितने ओकेजन्स पे वो बात कर रहे हैं, कर चुके हैं, वो ही विल कम आउट एंड टेल एग्जैक्टली व्हाट ही मींस एंड व्हाट ही वुड लाइक टू सी। और जिस नौजवान का हम तस्करा कर रहे थे उनकी दोबारा से बात करेंगे, जहां पाकिस्तान समेत बैरून मुल्क में भी क्या नाम है इनका? दनानीर मुबीन, फौरी गर्ल। दनानीर मुबीन अपनी वायरल वीडियो की वजह से हर खास आम की तवज्जो बनी हुई हैं। वहीं पाकिस्तान के ऐसे टैलेंट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जिसने ACCA यानी एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स के इम्तहानात में पूरी दुनिया में पोजीशन हासिल की है। यू नो, आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि क्या लेवल ऑफ आपका दिमाग और पढ़ाई होनी चाहिए टू रीच द लेवल दैट शी हैज़। आपको बताएं, सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने लिखा कि तस्वीर में एक वो लड़की है जिसने वीडियो बनाई और रातों रात वायरल हो गई, दूसरी वो लड़की है जिसने पाकिस्तान से ACCA में पूरी दुनिया को मात देकर पहली पोजीशन ली। लेकिन इन सारिफ का कहना था कि इसे किसी ने डिस्कस तक नहीं किया, विच इज़ नॉट इंटायरली ट्रू, बिकॉज अगर आप हमसे पूछें तो हमें भी सोशल मीडिया से ही इनका पता चला। सो ऐसी भी कोई बात नहीं है जहां वायरल जो चीज़ें हो जाती हैं, अगर हम पौरी वाली बात करें, वो तो चीज़ें वायरल होती हैं, लेकिन इन खातून का तो कमाल ही कुछ और है। भी कोई मुज़ायका नहीं है वायरल होने में। खैर, ज़ारा हमारे साथ हैं तो हम उन्हें सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं, कंग्रेचुलेशंस टू यू जी। और सब बताइए कि कितना पढ़ना पड़ता है, क्योंकि बाज़ लोग तो हैं जिनका मैंने अपने बचपन में सुना कि वो ACCA कर रहे हैं और अब तक कर रहे हैं।
या फिर वो हो नहीं पाता। और आप तो ना सिर्फ आपने तो पढ़ लिया, उसके बाद आपने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया, तो ये कहानी प्लीज हमें जल्दी से बता दें। थैंक यू सो मच फॉर कंग्रेचुलेटिंग मी। ऐसी बात है कि पढ़ना आपको डेडिकेटेड होके पढ़ता है। आप बेशक 2 घंटे पढ़ें, बेशक 24 घंटे पढ़ें, यू जस्ट नीड टू स्टडी फोकस्ड होकर। तो दैट्स व्हाट आई डू। पढ़ाई का मुझे हमेशा से शौक था, तो आई गेस वो मुझे थोड़ा एज मिल गया। And ACCA itself is not that easy, I would say, but if you're dedicated तो फिर आप क्या नहीं कर सकते। सालों लग जाते हैं इसमें ज़ारा लोगों को ACCA करने में कंप्लीट, तो आपका ये कितना अरसे में कंप्लीट हो सका? बिकॉज वी हैव सीन पीपल हु कंप्लीटेड आफ्टर 10 years, which is great as well, कि एटलीस्ट वो कंप्लीट कर तो लेते हैं, लेकिन आपने कितना टाइम लगाया इसको कंप्लीट करने में? नहीं, ACCA में there's really no time limit। आपको टोटल 10 साल मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट करना होता है। अभी I'm still left with 3-4 प्रोफेशनल एग्जाम्स, लेकिन जो मेरे फंडामेंटल्स थे जिसमें से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग था जिसमें आई टॉप्ड, वो मैंने अभी दिसंबर में क्लियर किया है। तो मुझे 2 years लग गए थे फंडामेंटल्स क्लियर करने में। अच्छा ज़ारा, ऑब्वियसली पीपल आर वाचिंग यू और बहुत आपसे इंस्पायर्ड हैं, हेंस वी वांटेड टू इनवाइट यू एंड आस्क यू कि कोई अपना रूटीन थोड़ा सा बता दें, इन द सेंस दैट यू हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, डू यू हैव अ स्पेशल ट्यूशन, कोई और आके आपको स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए प्रोफेसर्स पढ़ाते हो, एक्स्ट्रा कोचिंग होती हो, या फिर सिंपल सी गेम है? आप बताइएगा कि किस तरह कर रही हैं आप। नहीं, there's no special tuitions. I am a full-time student. मैं रोज़ अपना इंस्टीट्यूट जाती हूँ। I study at the SCAN School of Accountancy लाहौर में। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे टीचर्स हैं, from start till end। अभी तक मुझे सब टीचर्स अच्छे मिले हैं, so I would give credit to them. And पढ़ाई की मेरी रूटीन ये होती है कि दिन में I would study for at least 3 to 4 hours a day, like focus study. That's जो कि मैं जिस पे चलती हूँ। अच्छा ज़ारा, एक बात यहाँ पे ज़रूर प्लीज़ बताइएगा हमें, अब हमारे यहाँ ना एक ट्रेंड भी बन जाता है, जैसे कि हमने जब ये डिसीजन लेने थे कि हमने अपने एफएससी के बाद इंटरमीडिएट के बाद क्या करना है, उस वक्त भी ACCA बड़ा इन था, आज भी ACCA की बड़ी बात होती है, लेकिन ACCA करना ज़ाहिर है हर एक के बस की बात नहीं होती। तो आप में वो क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए कि आप अपने बच्चे को ACCA में दाखिला करा दें? क्योंकि माँ बाप बहुत सी दफ़ा देखा देखी या किसी और वजह से कि उन्हें लगता है कि जनाब बच्चे की बड़ी अच्छी नौकरी लग जाएगी, इसे ACCA में डाल देते हैं और फिर वो बच्चा कर नहीं पाता और ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। That's absolutely right. लेकिन I think कि ये चीज़ उतनी अच्छी नहीं है कि आप अपने बच्चों को खुद से बताएं कि आपको क्या करना चाहिए based on आपको क्या benefit करेगा in the future in terms of कि अच्छी नौकरी लग जाएगी या क्या। मेरा हमेशा से पैशन था, since O levels, A levels मैंने subjects ऐसे रखे थे, business, accountancy, तो that's when I knew कि मुझे accounting ही सबसे ज़्यादा पसंद है। So I knew कि मुझे फैमिली रिएक्शन टू अकाउंटिंग, बिकॉज अक्सर आई एम सॉरी घिसी पिटी सी बात लगेगी, लेकिन पाकिस्तान में वाकई जब लड़कियां अपनी फील्ड चूज कर रही होती हैं, अकाउंटिंग इज नॉट वन ऑफ देम, इट्स नॉट इवन इनकरेज बाय द पेरेंट्स, वो फिर भी वहीं खींच के लेके जा रहे होते हैं डॉक्टरी वगैरह की तरफ। तो आपको तो ऐसी कोई बिल्कुल आपकी तो अचीवमेंट से नहीं लगता कि कोई ऐसी मुखालफत हुई होगी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माय पेरेंट्स हैव बीन एक्सट्रीमली सपोर्टिव। उनकी दुआएं हैं जिसकी वजह से ये है। मेरे फादर ने हमेशा से कहा था कि जो अच्छा लगता है, जो इजी लगता है वो आप करें, जिस चीज का शौक है उसमें जाएं। तो ज़ारा आपने तो पकड़ के जो इजी नहीं लगता होगा, सबसे मुश्किल चीज आपने तो पकड़ ली कि मेरे लिए यही आसान है। अच्छा, वेरी क्यूरियस एंड पीपल हु हैव स्टार्टेड टू गेट टू नो यू एंड फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया, वो ये देख रहे हैं कि आप कोई जबरदस्त किस्म की मेकअप आर्टिस्ट भी हैं। तो ये दो बिल्कुल डाइवर्स किस्म की, वेल आई न्यू दैट, तो ये डाइवर्स किस्म के इंटरेस्ट हैं, एक जगह अकाउंटिंग, एक जगह मेकअप, हाउ डिड दैट कम अबाउट? मेरे इंटरेस्ट्स हमेशा से बहुत ज़्यादा रहे हैं। बचपन से ही आई वुड थिंक ऑफ बीइंग दिस और दैट। मुझे हर प्रोफेशन में घुसने का शौक था एंड मुझे हमेशा से आर्ट्स का भी शौक रहा है। पेंटिंग, स्केचिंग, दैट वाज माय फेवरेट स्किल। बचपन से हमेशा से मैं उस चीज़ में इंटरेस्ट लेती थी। तो मेकअप इज़ नाउ अ ह्यूज इंडस्ट्री पूरी दुनिया में। तो मैं तो बस उसे पसंद करती हूँ, इसीलिए ऑन द साइड व्हेनेवर आई फाइंड टाइम पढ़ाई के अलावा, तो फिर आई डू दैट।
एंड यू डू अ ग्रेट जॉब बाय द वे। इसका मतलब ये है कि आप किसी चीज़ में भी अपना हाथ डाल लें तो आप उसको आधा नहीं छोड़ती हैं, आप मुकम्मल फिर करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड गुड लक फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स जो आपके रह गए। एब्सोल्युटली। अच्छा, दिस वो ज़ारा, और ये मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी। मल्टी डायमेंशनल है, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है कि बिल्कुल आप कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि बस ये लगाया हुआ है और एक ही डगर पे चल रहे हैं, जो कि बुरा नहीं है, वो भी ठीक है। जो कि हमें लगता है कि एसीसी जिन्होंने टॉप कर लिया वो दुनिया से बेजार होंगे। वो असम्पशन हमारी ये होती है कि भाई एसीसी इसको तो ना गाने का पता होगा, ना खाने का पता होगा, कुछ नहीं और पता होगा, बट देन वी हैव पीपल लाइक ज़ारा, तो वेरी नॉर्मल, हर चीज़ें करती हैं और पढ़ाई भी कर रही हैं। सर्टनली बहुत से लड़के लड़कियों के लिए ऐसे नौजवान इंस्पिरेशन होते हैं। आई होप कि आपको भी थोड़ा सा इंस्पायर किया होगा ज़ारा ने। ब्रेक के बाद मिलते हैं। सी यू, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक जी। एक इंतहाई हसास टॉपिक एट हैंड। बिल्कुल, आपको बताएं कि कराची में कॉलेज की 16 साला तालिबा के साथ मुबैना ज़्यादती का मामला किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पुलिस को रिवायत से हटकर कुछ करके दिखाना पड़ेगा। बताएं आपको कि किस्सा हुआ क्या। 2 दिन पहले कराची में एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये फर्स्ट ईयर की एक 16 साला तालिबा और उसके फूट फूट कर रोते बाप की दुहाई थी, जिनके मुताबिक तालिबा को गुलशन हदीद से अगवा किया गया, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाते रहे, फिर 2 दिन बाद डिफेंस में फेंक कर फरार हो गए। मुतासरीन का कहना था कि वो मुल्ज़िमान को पहचानते हैं और FIR भी करा दी है। ये मामला मीडिया पर आया तो पुलिस ने भी कुछ हरकत दिखाई। फिर चारों अल्टीमेटली गिरफ्तार हो गए और मेडिको लीगल भी हो गया लड़की का। तलाश में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ही हैज़ बीन फॉलोइंग अप दिस केस, तो उनसे हम मालूम कर लेते हैं। अच्छा तला, पहले 2 गिरफ्तार हुए, फिर 2 और गिरफ्तार हो गए, अब गिरफ्तारियां तो हो गई। पुलिस की तफ्तीश में या मेडिको लीगल में अभी तक क्या पेशरफ्त सामने आ सकी है? अब्दुल्ला, सिंस इट हैपेंड नियर वीकेंड तो बहुत ज़्यादा इसमें पेशरफ नहीं हुई है, क्योंकि ये चीज़ें 3 जो आस्पेक्ट्स हैं उस पर डिपेंड कर रही हैं। जो सबसे पहला इसका आस्पेक्ट है, जैसे जो मुतासर लड़की और उसके वालिद ने कहा था कि इनको DHA में एक जगह पर फेंका गया था, तो वहाँ की CCTV फुटेजेस का इंतज़ार किया जा रहा है। एक फुटेज आनी है DHA से, एक फुटेज वहाँ पे के इलेक्ट्रिक का एक ऑफिस है वहाँ से आनी है, और एक वहाँ पे एक घर है करीब में उससे आनी है। तीनों CCTV फुटेजेस पुलिस को मिलेंगी तो वहाँ से क्लैरिटी आएगी। इसके अलावा जो मुल्ज़मान हैं उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए हैं, जो मुतासर लड़की है उसका मोबाइल फ़ोन ले लिया गया, उसको फोरेंसिक्स के लिए भेजे गए। इसमें एक चीज़ ये है कि जो मुतासर लड़की है उसको जो मोबाइल फ़ोन दिया गया है तो वो उसका डेटा इरेज करके दिया गया, और ज़ाहिर उसको पहले रिट्रीव करना पड़ेगा। रिट्रीव करने के बाद उसका फोरेंसिक होगा, उसके बाद चीज़ें उसमें से सामने आएंगी। जो मुल्ज़मान हैं उनके मोबाइल फ़ोन ले लिए गए। इसके साथ साथ जो DNA सैम्पल्स हैं वो लिए गए हैं, और DNA सैम्पल जो मुतासर लड़की है इसके लिए गए हैं, और जो 4 मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए गए हैं। DNA रिपोर्ट आने में टाइम लगता है। DNA रिपोर्ट इस सिलसिले में सबसे मुस्तनद चीज़ होती है कि इस तरह के केसेस में कि किसी भी मुबैना गैंग रेप केस में, एक रेप केस में, उसमें DNA से सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। तो स्वाब्स ले लिए गए हैं, जो कपड़ों के नमूने हैं वो ले लिए गए हैं, भेजे गए। अब इसमें जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है वो इन 3 चीज़ों पे बेस करी है। जो लड़कों से जो मुल्ज़मान है उनसे जो इब्तिदाई तौर पर बात हुई है, कोई ठोस पेशरफ्त तो पुलिस को नहीं हो सकी। दूसरी जानिब जो मुतासर लड़की है उसको गुज़श्ता रोज़ जिन अस्पताल में दाखिल किया गया था, कोई फ़िज़िकल तो उसको प्रॉब्लम नज़र नहीं आती थी जो मेरी डॉक्टर से बात हुई, बट वो उसको जो साइकोलॉजिकल कुछ इशूज़ थे और उसका ज़ाहिर एड्रेस होना ज़रूरी है कि अगर उनके लड़की के क्लेम के मुताबिक उनके साथ हुआ तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा, साइकोलॉजिकल इशूज़ हो सकते हैं किसी के साथ भी, तो उनके इसके सेशंस होने। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अभी किसी भी तरफ नहीं गई, अभी वो वहीं पर खड़ी हुई है। FIR हो गई है। लड़की के वालिद के कहने पे लड़की से बयान ले लिया गया है, लड़की को जन अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन इन 3 पॉइंट पे बेस करती है। इन तीनों पॉइंट से इसमें क्लैरिटी आएगी, और अब इसमें क्लैरिटी आएगी तो मुल्ज़मान जिनको 2 बताया था, इब्तिदा में 2 नामजद थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, फिर 2 नामालूम मुल्ज़मान करके जो किए गए थे, एक को कराची के बाहर से गिरफ्तार किया गया, कराची से गिरफ्तार किया गया। अच्छा तला, सिर्फ ये बता दीजिएगा, आप चूँकि बड़ी जल्दी से गिरफ्तारियाँ भी हो गई, तो क्या लड़की या उसके वालिदैन ये जानते थे उन लड़कों को, या फिर स्कूल में साथ थे, मोहल्ले में, मतलब किस तरह आइडेंटिफाई हुए कि ये कौन थे? एक ही नेबरहुड में रहते हैं उमा, ये
ये नेबरहुड जो है ना वो इनका एक ही है और ये करीब करीब रहते हैं। ज़ाहिर है जब लड़के के वालिद ने जब भी कोई मुकदमा होता है और अगर वो नामजद के खिलाफ होता है तो इसका मतलब ये है कि जो मुल्ज़िम है उसको जो मुतासरा अफराद हैं वो जानते हैं। तो इब्तिदा में जो 2 नामजद थे उनको तो फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया गया था। फिर जो 2 नामालूम करके करवाए गए थे इस मुकदमे में शामिल मुल्ज़िमान उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। तो ये एक ही नेबरहुड में रहते हैं। जो मेरी एसपी इन्वेस्टिगेशन से बात हुई है और वो ये कहते हैं कि वो इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ज़ाहिर एक हसास मामला है और इस मामले की तहकीकात की तह तक जब तक वो नहीं पहुंच जाएंगे उस वक्त तक वो कुछ भी नहीं कह सकते। तो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स में इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं। जैसे ही इसमें क्लैरिटी आएगी तो ये केस भी जो है वो हल होने की तरफ जा सकता है। ठीक है, यानी कि क्लैरिटी आएगी, डीएनए के रिजल्ट सामने आ जाएंगे तभी कुछ हतमी तौर पर कहा जा सकता है। थैंक यू आपका फिलहाल तलहा हाशमी, यू हैव बीन फॉलोइंग अप दिस केस। अभी हम एक ट्रिब्यूट देंगे और बड़ा ही अहम ट्रिब्यूट है, इम्पॉर्टेंट है, बड़ा म्यूजिकल भी है। हाँ, आज 19वीं सदी के एक ऐसे शायर की बरसी है जो 1.5 सदी बाद भी रेलेवेंट है। 1.5 सदी जब हम कहते हैं ना, सोचे 150 साल बाद भी किसी की शायरी, किसी का काम, किसी का लिखा हुआ कोई फिक्रा, कोई मिसरा रेलेवेंट। वो बात तो बड़ी अच्छी होती है कि रेलेवेंसी कितने अरसे बाद भी होती है, लेकिन बात हमेशा दुखी होती है और बड़ा दुख भी हो जाता है कि अभी तक रेलेवेंट है। थिंग्स शुड हैव चेंज। तो यू नो डबल एज स्वॉर्ड होती है रेलेवेंस की भी। तो जी मिर्जा गालिब की हम बात कर रहे हैं। नहीं होती वैसे मिर्जा गालिब के कभी आपने खत पढ़े हो और उसमें जो आमों को किस्से फनी, मतलब आपको पता है इनकी शायरी, इनकी लाइफ हिस्ट्री पे तो बड़े बड़े मूवीज और सीरियल्स भी बन चुके हैं। वेलकम बैक। एक ऐसा सवाल जो हमारे दिमाग में भी घूम रहा था और बहुत से स्टूडेंट्स आउट देयर उन्होंने एहतजाज कर दिया था, वो सवाल आबदी साहब करियर काउंसलर आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे हम पूछना चाहते हैं। आबदी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हाल ही में HEC का इन क्लास इम्तहान लेने का फैसला तलबा के तरफ से बिल्कुल मुल्क गिर एहतजाज का बायस बना था और उनका कहना था, स्टूडेंट्स का ये कहना था कि ऑनलाइन इम्तहानात जो हैं वो लिए जाएँ, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस हों। तो आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन तालीम से स्टूडेंट्स की तालीमी काबिलियत पर क्या असर पड़ता है? ज़्यादातर हमारे जो तालीमी निज़ाम थे दे वर नॉट यूज्ड टू बी टॉट ऑनलाइन और बहुत सारे ऐसे थे, ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो IT सवाए नहीं थे, जिनको इसकी समझ ही नहीं थी। यही हाल दूसरी तरफ था, टीचर्स भी हमारे जो हैं वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ट्रेंड नहीं थे, बट इट सडनली केम अलॉन्ग और हम लोगों ने उसको जहाँ तक भी हो सका नेशनल कैरिकुलम से लेकर और इंग्लिश स्कूलिंग तक प्रॉब्लम्स आए और तमाम तालीमी निज़ाम ने थोड़ा सा सपोर्ट किया बच्चों को कि कुछ असेसमेंट स्कीम्स के तहत कुछ पिछले असेसमेंट्स को देखते हुए इवन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ने भी जो है प्रीवियस रिजल्ट्स के बेसिस के ऊपर असेसमेंट किया और उनको मार्क्स दिए और नतीजतन ये कि ये जो ऑनलाइन का फैसला इम्तिहान का बच्चों के लिए किया गया वो बिल्कुल ठीक है। किंडरगार्टन से लेके और PhD तक जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या लोग पढ़ रहे हैं उनका जो लर्निंग आउटकम है नेचुरली वो डिफरेंट रहा इस पीरियड के अंदर और जो है जो उनका जो एबिलिटीज़ थी उनके लर्न करने की उसको वो अफेक्ट हुई हैं और उसको देखना पड़ेगा, उसके लिए टाइम देना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि अगर यही नॉर्म रहता है तो इसके लिए एक मुस्तकिल तरह से ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी देनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आबदी साहब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह होना चाहिए किस तरह नहीं। आगे बढ़ेंगे और वलीद इकबाल साहब ऑल्दो वाज विद अस इन द लास्ट आवर, लेकिन हम ये आपको बताना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल मालूमात तक रसाई के कानून में तरमीम का बिल ले आए हैं, सेनेट में भी पेश कर दिया है। वुमेन एक्शन फोरम ने इस तरमीमी बिल की सख्त मुखालफत की और मजम्मत भी की है। तरमीमी बिल में एक्चुअली क्या कहा गया? तरमीमी बिल में कहा गया है कि सेनेट कौमी असम्बली कमेटियों और अरकान असम्बली को इत्तलात तक रसाई के कानून से मावरा करार दिया जाए। वुमेन एक्शन फोरम ने अपने बयान में कहा कि ऐसी तरमीम न सिर्फ आर्टिकल
69 की खिलाफ वर्जी होगी, बल्कि ये आइन के आर्टिकल 19A को रोल बैक करने के भी मुतरादिफ होगा, जिसमें हर शहरी को मालूमात तक रसाई का मुकम्मल हक दिया गया है। बेसिकली उनका ये कहना है कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। विमेन एक्शन फोरम के बयान में कहा गया है कि 2018 में कैसर इकबाल केस में लाहौर हाई कोर्ट वाजे कर चुकी कि मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी जमहूरी और आइनी हक है, जिससे किसी भी शहरी को महरूम नहीं रखा जा सकता। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि विमेंस एक्शन फोरम जो है वो एक्चुअली बिल्कुल एक कैंपेन के तहत लड़ रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और ट्रिब्यूट, टाइम बहुत कम रह गया है, जल्दी से ट्रिब्यूट का टाइम है जी। है हाँ, टाइम है। आज हम याद कर रहे हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कई मकबूल गीतों की मौसीकी तरतीब देने वाले रशीद अत्रे साहब को, जिन्होंने He passed away very early at a very young age. 48 only, सिर्फ 48 साल की उम्र में वो दुनिया से चले गए, लेकिन पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को, म्यूजिक इंडस्ट्री को इतना कुछ दे गए कि बंदा लिटरली हैरान रह जाता। हमारी टीम ने रशीद अत्रे साहब के कुछ ऐसे गाने निकाले हैं जो कि यकीनन आपने भी नहीं सुने होंगे। और भी बहुत से इनके मतलब है गाने हैं। रशीद अत्रे 15 फरवरी 1919 को भारत के शहर अमृतसर में पैदा हुए। सिर्फ 23 साल की उम्र में फिल्म ममता के लिए भाई गाने सुनाए इनके कुछ। कहता हूँ कि शमी मारा किस कदर स्टनिंग खातून एंड टाइमलेस, मतलब वो अभी भी उनकी जो ये लुक है दैट्स वेरी रिलेवेंट। यू कुड एक्चुअली कलर में होती तो लगता आज की है। अच्छा जी, सिर्फ 23 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म ममता के लिए मौसीकी तरतीब दी। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर मुंतकिल हुए और फिल्म बेली की मौसीकी तरतीब दी। फिल्म शहरी बाबू से रशीद अत्रे ने कम बैक किया और फिर 7 लाख, लैला मजनू समेत कई फिल्मों में मौसीकी तरतीब। रशीद अत्रे को फिल्म 7 लाख, नींद और शहीद पर बेहतरीन मौसीकार का निगार अवार्ड भी मिला। और रशीद अत्रे 18 दिसंबर 1967 को एट द एज ऑफ 48, आई स्टिल कांट गेट ओवर इट। ये मैडम नूरजहां पे ही पिक्चराइज हुआ है और उन्हीं की आवाज है गाने में। मैडम नूरजहां? हाँ, I couldn't tell in that friend. अच्छा जी, we have to see you tomorrow now because क्योंकि अब बिल्कुल टाइम नहीं रहा, बहुत सी बातें रह गई हैं और PSL स्टार्ट होने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, तो अंदाजा करें कितना मजा आने वाला है।